टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलर चालकता के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, अर्थात चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोग का आज टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आज सांद्रता के साथ दोनों में परिवर्तन देखेंगे और उसके बाद से प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य दोनों के लिए हम लोग मोलर चालकता का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सांद्रता जो होती है हम लोग पहले ही जानते हैं कि सांद्रता मतलब कि सांद्र मतलब क्या होता है कि किसी विलयन में विलायक की मात्रा, वो विलय की मात्रा ज्यादा हो तो वो सांद्र होता है। जैसे चीनी और पानी का अगर घोल लेते हैं, अगर उसमें चीनी की मात्रा को और ज्यादा मिलाया जा सके तो वो हमारा सांद्र बनते जाता है। जितनी ज्यादा मिलाएंगे उतनी उसकी सांद्रता बढ़ते जाएगी। ठीक है, सांद्रता का उल्टा होता है तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है कि उसमें जो विलय की मात्रा है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सांद्रता के साथ चालकता में और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटने पर चालकता का मान घट जाता है। क्यों, हम जानते हैं जो चालकता होती है, सांद्रता होती है, सांद्रता वो होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C बराबर होता है 1/v। पढ़ा था हम लोगों ने। अर्थात अगर V का मान अगर कम होगा, V का मान अगर अधिक होगा तो C का मान कम होगा, और जब C का मान कम होगा तो जिसके कारण जब V बढ़ रहा है तो प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण चालकता कप्पा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, सांद्रता का मान कम होने पर मतलब सांद्रता घटने पर चालकता जो कप्पा होती है उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, पर दूसरी तरफ अगर हम मोलर चालकता के बारे में देखें तो मोलर चालकता में जब अगर सांद्रता का मान घटता है मतलब आयतन में बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जब सांद्रता घटती है तो मोलर चालकता जो हम लोग का लैम्डा m होता है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मोलर चालकता का फॉर्मूला हम जानते हैं। मोलर चालकता बराबर क्या होता है, तो कप्पा बट्टा C होता है या कप्पा इंटू V होता है। पढ़ा है आप लोगों ने, मोलर चालकता बराबर कप्पा बट्टा C या कप्पा इंटू V। अर्थात जब V का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा, कम होगा। तो V का मान बढ़ेगा, C का मान कम होगा तो कप्पा का मान कम होगा। कप्पा का तो मान कम हो गया, परंतु V का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर दोनों की तुलना करें तो कप्पा का मान बहुत कम होता है, मतलब ज्यादा कम हो जाता है, परंतु V का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात जो मोलर चालकता जो होती है वह कप्पा और V दोनों के इंटू में होती है। हम लोग डेफिनेशन पिछले टॉपिक में पढ़े थे हम लोगों ने। तो मोलर चालकता जो होती है अगर सांद्रता का मान घटता है अर्थात V का मान बढ़ता है तो मोलर चालकता बढ़ती है। इस चीज को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटने पर चालकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है चालकता का मान, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अगर आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें अगर चीनी 1 किलो मिला देते हैं और उसमें 1 लीटर और पानी डाल देते हैं तो 3 लीटर पानी हो गया। तो 3 लीटर पानी में चीनी की संख्या कम हो जाएगी 2 लीटर के अपेक्षा, क्योंकि 2 लीटर में जितना चीनी उतना अगर 3 लीटर में देखेंगे तो इकाई आयतन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। इसी कणों की संख्या कम होने के कारण वैद्युत अपघट्य की चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परंतु दूसरी तरफ सांद्रता का मान घटने पर, जब सांद्रता का मान घटता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, तो सांद्रता का मान घटने पर आयतन का मान बढ़ जाता है, जिससे उसकी मोलर चालकता लैम्डा m का मान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांद्रता का मान जब बढ़ेगा तो V का मान, सांद्रता का मान कम होगा तो V का मान बढ़ेगा। जब V का मान बढ़ेगा तो V बराबर होता है कप्पा इंटू V। जब कप्पा इंटू V होता है जिसके कारण V का मान बढ़ने पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्लियर है यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर अगर 1 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछे कि भाई
सांद्रता पर चालकता और मोलर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सांद्रता घटने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा अलग टाइप से दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से उसको देखिएगा। अगला है सीमांत मोलर चालकता, जिसको इंग्लिश में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये क्या है? तो सीमांत मोलर चालकता को जानने से पहले हम यहाँ पर अभी प्रयोग करते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कि V का मान यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो C का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और लैम्डा m का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम V के मान को इन्फिनेटिव कर दें, V के मान को क्या कर दें? इन्फिनेटिव, मतलब आयतन क्या हो जाए? अनंत हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, अनंत का तो कोई सीमा नहीं होता है। आयतन मान लेते हैं अनंत हो जाए। जब आयतन का मान अनंत होगा तो आप जानते हैं C बराबर क्या होता है? 1/v, 1/इंफिनिटिव। अब किसी के बट्टा में इंफिनिटिव होता है तो उसका मान क्या होता है? 0। जब C का मान अनंत होगा, जब V का मान अनंत होगा, अनंत मतलब इंफिनिटिव होगा तो C का मान कितना हो जाएगा? 0। जब C का मान 0 हुआ, जिसके कारण लैम्डा m का जो मान होगा, जब C का मान 0 होगा तो लैम्डा m का जो मान होगा उस मान को लैम्डा 0 m कहा जाता है, या लैम्डा m 0 कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो लैम्डा m नॉट भी कह सकते हैं। अर्थात जब आयतन का मान इंफिनिटिव हो, आयतन इंफिनिटिव कब होगा? जब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विलायक मिला दिया जाए। जब आयतन का मान इंफिनिटिव होगा तो ऐसा वैसा हो नहीं सकता है, परंतु एक कल्पना कर रहे हैं हम कि आयतन का मान इंफिनिटिव हो जाए तो C का मान कितना हो जाएगा? 0। जब C का मान 0 होगा तो जो लैम्डा m का मान होगा उस लैम्डा m के मान को लैम्डा नॉट m कहा जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कहा जाता है इसको ऐसे। परंतु अगर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक आप ले रहे हैं, जैसे आप भारतीय बोर्ड ले रहे हैं, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड्स ले रहे हैं, तो उसमें इसका कुछ अलग नाम है। उसका अलग नाम क्या है कि भाई V बराबर इंफिनिटिव जब होता है तो C बराबर क्या हो जाता है? 0। तो उसके लैम्डा m के मान को लैम्डा m इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको नॉट देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं इंफिनिटिव देखने के लिए मिलेगा। जहां नॉट देखने के लिए मिलेगा वहां पर आप C इक्वल टू 0 से दिया गया है, और जहां इंफिनिटिव देखने के लिए मिलेगा वहां पे V इक्वल टू इंफिनिटिव देखने के लिए मिला है। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर? क्या समझ में आया आप लोग को? तो V का मान अगर इंफिनिटिव होता है तो C का मान 0 होगा, और उस समय पर जो उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी उसका मान यहाँ पर लैम्डा इंफिनिटिव, लैम्डा 0m हो सकता है या लैम्डा इंफिनिटिव m हो सकता है। ठीक है, अगर लैम्डा 0m उसको लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सीमांत मोलर चालकता। इसका नाम हो जाएगा सीमांत मोलर चालकता। और अगर इसका नाम लैम्डा m इंफिनिटिव होगा तो इसका नाम हो जाएगा अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। तो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छी तरह से बाहर देख लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सीमांत मोलर चालकता, ये एनसीईआरटी के अनुसार मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे अनंत मोलर चालकता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और अनंत लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? जब किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटकर 0 हो जाए, सांद्रता का मान 0 कब होगा? जब आयतन क्या हो जाए? अनंत हो जाए। जब आयतन अनंत होगा तो सांद्रता 0 हो जाएगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तब उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उस वैद्युत अपघट्य की लैम्डा m को सीमांत मोलर चालकता या लैम्डा इंफिनिटिव n, लैम्डा m नॉट या अनंत मोलर चालकता लैम्डा m इंफिनिटिव कहा जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी में सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, या और अदर बुक में देखेंगे तो अनंत मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार हम दोनों को देख लेते हैं। पहला सांद्रता में के साथ परिवर्तन, तो सांद्रता के साथ चालकता का मान घटता है, सांद्रता घटना के साथ चालकता का मान घटता है, मोलर चालकता का मान बढ़ता है। दूसरा सीमांत मोलर चालकता, जब C = 0 हो या B = इन्फिनिटी हो, तब उस समय पर जो मोलर चालकता होती है उसको हम लोग सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ जो आयन है उनके सीमांत मोलर चालकता का मान कितना है, जो हमारे एनसीईआरटी में एक सारणी बना करके दिया हुआ है। तो 298 किताब पे कुछ आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकता, एक तरफ आयन है, आयन में हमने धनायन एक तरफ अलग कर दिया, एक तरफ अलग ऋणायन कर दिया है। धनायन और उसकी सीमांत मोलर चालकता, ऋणायन और उसकी सीमांत मोलर चालकता। तो H+ आयन है जिसकी जल में जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो 349.6 होती है। सोडियम प्लस जो होता है, सोडियम आयन जो होता है उसका 50.1 होता है, पोटेशियम का 73.5 होता है, कैल्शियम डबल प्लस का 119.0 होता है, मैग्नीशियम डबल प्लस का 106.0 होता है। ऋणायन में अगर देखा जाए तो OH- का 199.1 होता है, Cl- का 76.3 होता है, Br- का 78.1 होता है, CH3COO- का 40.9 होता है और SO4 का 160.0 होता है। तो ये हमारे कुछ आयन है जिनकी मोलर चालकता का मान यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जरूरत हमको आगे पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग जब कोलरास का नियम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग इसी वाले जो है सारणी का उपयोग करेंगे। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघट्य के प्रकार, अर्थात वैद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मोलर चालकता के आधार पर वैद्युत अपघट्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों क्या है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अर्थात अगर हम किसी भी वैद्युत अपघट्य के 100 अणु को, प्रबल वैद्युत अपघट्य के 100 अणु को अगर जल में मिलाएं तो उसके 100 अणु पूरे जल में आयनित हो जाएंगे। अर्थात अगर हम KCl के 100 अणु को अगर हम जल में मिलाएं तो उसमें जल में KCl में K+ की मात्रा भी 100 हो जाएगी और Cl- की भी मात्रा कितनी हो जाएगी? 100। अर्थात वे पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट वे वैसे वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अर्थात अगर इनको अगर 100 अणु को अगर हम इसमें जल में मिलाएं तो 100 अणु में से 40 अणु 50 अणु ही आयनित हो पाते हैं, बाकी के अणु सेम उसी तरह जैसे जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में वैसे बने रहते हैं, उनमें पूरे आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य मतलब पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। इसमें 100 में 100 पूरा आयनित हो गए, इसमें 100 में 40, 50, 60 ही आयनित हो पाते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्य का जैसे हो जाएगा एग्जांपल NaCl, KCl, HCl, H2SO4, ये हो जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का हो जाएगा CH3COOH एसिटिकम और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तीन को हम दो इसके उदाहरण है, इधर भी हम लोग उदाहरण देखे। अब इसके बाद आती है बात कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में किस प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने पहले ही जाना है कि किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वह सांद्रता के घटने के कारण मोलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें सांद्रता जितनी मात्रा में घटती है उतनी मात्रा में मोलर चालकता बढ़ती है। इसको एक समीकरण द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात मोलर चालकता को निम्न समीकरण द्वारा सूचित किया जाता है। ये समीकरण है λm बराबर λm नॉट -a × C⁻1/2।
ये एक समीकरण है जिसके द्वारा प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निरूपित किया जाता है, जहां लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है, लैम्डा एम इन नॉट क्या है, तो लैम्डा एन नॉट हमने पढ़ा था अभी सीमांत मोलर चालकता, ए क्या है, तो ए एक कांस्टेंट है मतलब नियतांक है, ए क्या है, ए एक नियतांक है, और सी क्या है, तो सी सांद्रता है, मतलब सी की पावर कितनी है 1/2, अर्थात सी की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट सी, किसी चीज की पावर 1/2 होती है तो उसका मान क्या होता है रूट सी, ठीक है। तो याद रखिएगा मोलर चालकता इससे सूचित किया जाता है। अगर हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में एक ग्राफ खींचे, सांद्रता कौन सा √c वाला और मोलर चालकता कौन सा लैम्डा एम, ठीक है, इन दोनों के बीच दिख रहा है, हाँ, तो इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचे मोलर चालकता और सांद्रता के अंडर के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि अगर सांद्रता किसी की अगर कुछ ज्यादा है तो उसका मान, जैसे सांद्रता अगर ज्यादा होगी मतलब इस बिंदु पर मान लेते हैं सांद्रता का मान ज्यादा है, तो सांद्रता का मान जब ज्यादा होगा तो मोलर चालकता का मान कम होगा, तो इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर मोलर चालकता मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके आप केसीएल का देखेंगे तो केसीएल की मोलर चालकता आपको इसी तरह से प्राप्त होगी, एक आपका यहाँ बिंदु हो गया, फिर दूसरा अब हम C को इधर की तरफ ला रहे हैं मतलब और इधर ला रहे हैं, जब इधर लाएंगे तो C का मान क्या होगा कम होगा, जब C का मान कम होगा तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, तो एक और बिंदु यहाँ वाले पे ले लेते हैं, यहाँ वाले पर मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा और ये प्राप्त होगा। ये आपको पता है ये एक रैखिक समीकरण है, अगर ये एक चर है ये एक चर है तो एक रैखिक समीकरण हुआ, तो और एक और बिंदु हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इस टाइप का 3 बिंदु हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कितना बिंदु प्राप्त होता है 3 बिंदु हमें प्राप्त होता है। इन तीनों बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है, वो रेखा जो समीकरण होता है वो समीकरण क्या होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी पावर 1/2, एक हमें रेखा प्राप्त होती है, वो सरल रेखा होती है, वो किसके लिए है मोलर चालकता के लिए, किसका प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इसी टाइप का एक वो ग्राफ बनाए तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वे पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, हमने पढ़ा है पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जब उनकी सांद्रता का मान ज्यादा होता है, जब उनकी सांद्रता का मान ज्यादा होता है मतलब ज्यादा सांद्र होंगे तो उनकी मोलर चालकता बिल्कुल कम होती है, मान लीजिए इस तरह होती है, ठीक है, यहाँ होती है, और जब उसकी सांद्रता को धीरे धीरे कम किया जाता है, जब सांद्रता को कम किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर उसकी सांद्रता कैसे हो जाती है, देखिए ऐसे होते होते ऐसे हो जाती है, अर्थात यहाँ पर जो सांद्रता का जो होता है मान वह घटने पर मोलर चालकता पहले धीरे धीरे कम होती है, परंतु एक बैग जब अनंत तनुता आने लगती है मतलब तनुता का मान ज्यादा होता है मतलब सांद्रता बिल्कुल कम हो जाती है, जब सांद्रता बिल्कुल कम हो जाती है तो वहां मोलर चालकता का मान एकाएक क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो उसका ग्राफ इस टाइप का दिखाई देता है। अगर हम एक CH3 CHWH के लिए देखें तो वो ग्राफ इस टाइप का हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर KCl का ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होता है एक सरल रेखा में, परंतु इसका एक सरल रेखा में नहीं प्राप्त होता है। अब क्या है जब C का मान 0 हो जाए, जब C का मान कितना हो जाए 0, C का मान 0 मतलब यहाँ पर अगर C का मान 0 होगा तो रूट C का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो रूट C का मान 0 मतलब यहाँ पर 0 है। अगर इस स्थिति पे बात की जाए तो इस स्थिति पर C के मान 0 पर क्या होगा, जब यहाँ से इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आप एक बात आप जानते होंगे मैंने अभी पिछले में बताया था कि C का मान 0 कब होगा, जब वॉल्यूम का मान क्या होगा अनंत। अब वॉल्यूम कभी अनंत हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो हम एक सपोज कर रहे हैं, एक मान के देख रहे हैं कि B का मान अनंत और C का मान क्या हो 0। उस स्थिति में अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, क्या करें हम इसको पीछे बढ़ाएं तो एक बिंदु हमें प्राप्त होगा, पीछे बढ़ाने में प्राप्त होगा, ये पीछे बढ़ाने को कहा जाता है बरहीवेशन, हिंदी में इस पीछे बढ़ाने को क्या कहा जाता है, इसको बरहीवेशन, इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं,
एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, ठीक है। अर्थात जब हमें ये 3 बिंदु प्राप्त हुआ, इस तीनों बिंदु को और पीछे की ओर बढ़ाएं, धीरे धीरे स्केल की सहायता से जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां पर c का मान क्या हो जाएगा, 0। इस बिंदु पर जब c का मान 0 होगा, तो हमने पढ़ा जब c का मान 0 होगा तो लैम्डा n का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा m नॉट के बराबर होता है। पढ़ा था अभी पीछे वाले में, वहां मैंने लिखवाया था कि जो लैम्डा c का मान जब 0 हो जाए तो लैम्डा m का मान क्या होता है, लैम्डा m नॉट हो जाता है। अर्थात इस बिंदु पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, लैम्डा नॉट m। परंतु यहां अगर हम देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, तो हमें जब एक्स्ट्रापोलेशन इसका करते हैं तो क्या इसका एक्स्ट्रापोलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिंदु तो अगर एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं ये ऐसे ऐसे और सीधा जाते जाएगा। अर्थात ये वाली रेखा कभी इस वाली रेखा में मिलेगी, कभी नहीं मिल पाएगी। जब इसका एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हो पाता है, अर्थात बहिर्वेशन नहीं हो पाता है। जब बहिर्वेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें इसका लैम्डा m नॉट का मान नहीं प्राप्त हो पाता है। जब इसका मान नहीं प्राप्त हो पाता है, तब इसका मान को प्राप्त करने के लिए, इसके मान को प्राप्त करने के लिए, यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ तो प्राप्त हो गया, इसको पीछे करके प्राप्त कर लीजिए। तब इसके मान को प्राप्त करने के लिए कोलरास नामक एक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिसे कोलरास का नियम कहते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए। अगले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग कोलरास के नियम के बारे में, जो 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।